किसान भाइयों, बीज उत्पादन तकनीक विषय के तहत हमने पिछले भाग में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और इस भाग में आप जान पाएंगे अवांछित पौधों को कैसे निकालें, फसल में बाली निकलने से पहले कैसे करें प्रबंधन, फसल के पकने के बाद क्या करें, बीज उत्पादन के लिए सिंचाई की भूमिका क्या है, अंतिम सिंचाई से पहले क्या बरतें सावधानियां, अगर फसल में कीट और रोग का प्रकोप हो तो कैसे बचाएं अपने बीज उत्पादन वाले फसल को। इसके अलावे कटाई और भंडारण की पूरी जानकारी हम देंगे इस भाग में, जिसका नाम है बीज उत्पादन तकनीक भाग 2। रोगिंग, और रोगिंग से कैसे करोगे? रोगिंग देखिए ऐसी प्रक्रिया है जिससे बीज की आनुवंशिक शुद्धता को हम बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। कैसे? देखिए, कभी भी जो प्रजाति हम लगाए हुए हैं अपने खेत में, आप देखेंगे तो हर प्रजाति की अपनी एक बनावट होती है, चाहे वो पत्ती की बनावट हो, चाहे वो तने का हो, चाहे वाली का हो, और चाहे तने के ऊपर एक जो पाउडर जैसा तने और पत्ती के ऊपर लगा रहता है उसका पाया जाना और न पाया जाना। देखिए, ये चीज़ अगर आप देखिए, अगर जो बाली निकलने से पहले अगर हम कहें तो आप देखेंगे पत्ती की लंबाई है, चौड़ाई है, पत्ती का रंग है और पौधे की बनावट, इन तीनों चीज़ों को अगर आप चारों को अगर आप देखें तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा पौधा हम इनमें से भिन्न टाइप वाला है। उस पौधे को जब भी दिखाई दे तो उसको निकाल दो। अब आती है बात जब हमारी फसल में बालियाँ या फूल आता है उससे पहले का देखिए, आपको जो फसल का जो हमने कहा पत्तियाँ और उसका जो तना है और पौधे की बनावट है, ये बात। अब रही बात, कुछ ऐसी भी पौधे मिलेंगे आपको जिनमें कि बाली बहुत पहले आ जाएगी और कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जिनमें बाली बहुत बाद से आएगी। तो हमको क्या करना है, हमको एक समानता वाले पौधे रखने हैं। ऐसे पौधों को जब भी दिखाई दें, जल्दी वाले या बहुत बाद वाले, इनको निकाल देना चाहिए जब भी दिखाई दें। अब बात आती है कि जब हमारी फसल पकने की स्थिति पे पहुंच जाए, पकने की स्थिति पे क्या करोगे? बहुत जल्दी, कई बार ऐसे देखा होगा कि बाली तो समान टाइम पे निकली लेकिन पक बहुत जल्दी गया, तो ऐसे में पौधों को नहीं अपनी फसल में नहीं रखना है, उनको निकाल देना है। साथ ही साथ कुछ पौधे बहुत देर से पकते हैं, उनको भी निकाल देना है। और साथ ही साथ अब देखना है जब पक जाता है जो हमारी फसल, तो हमें देखना है बाली की बनावट और बाली का जो दाने होते हैं उनकी कैसे अलाइनमेंट है, उनका जो संरचना किस तरह की है। आप देखेंगे बाली की लंबाई देखेंगे और जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है, कई बार कुछ पौधों में हम देखेंगे पत्ती सीधी खड़ी रहती है, कई उसमें झुकी रहती है, कई में मीडियम टाइप की होती है। और जब पक जाता है तो आप देखेंगे बाली की जो रंग है, बाली का जो रंग है वो कैसा है। और बाली के ऊपर जो तीकुर होते हैं उनको आप देखिए, तो तीकुर जो होते हैं उनका रंग है, उनकी लंबाई है, मोटाई है। इससे आप भिन्नता वाले जो पौधे हैं उनको आप छांट सकते हैं और उनको अलग करते हैं। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बिल्कुल समानता बाली में दिखाई दे रही है, लेकिन आपको लग रहा है शक कि नहीं ये भिन्न टाइप वाली है, तो आपको करना क्या है कि आप दाने निकालिए और दाने की आप बनावट देखिए, दाने के रंग कैसा है, दाने की लंबाई चौड़ाई कैसी है, और दाने के जो बीच में जो दरार होती है, किसी किसी प्रजाति में बहुत ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में उसके ऊपर जैसे रेशे टाइप के मतलब वाल जैसे होंगे। तो आप उसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्नता वाले ये हमारे दाने हैं, कौन सी बाली है, उसको आप निकाल दें। इससे आपकी जो प्रजाति की आनुवंशिक शुद्धता है वो बनी रहेगी और आप एक अच्छा बीज है वो पैदा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब आप फसल आपने बीज उपचारित करके बोया है, तो आप जैसे जो पानी है, सिंचाई है, और इसके साथ साथ उर्वरकों की मात्रा का भी पूरा ध्यान रखना है। देखिए, उर्वरक
बिल्कुल संतुलित मात्रा में प्रयोग करने हैं। हम देखते हैं किसान भाई क्या करते हैं कि फसल अच्छी हरी भरी दिखाई देने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा देते, नाइट्रोजन ज़्यादा दे देते हैं, जबकि होना ये चाहिए जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा 4:2:1 के अनुपात में देना चाहिए, कि 4 किलो अगर हम देते हैं नाइट्रोजन तो 2 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटास, ये अनुपात मतलब देना चाहिए। लेकिन ऐसा किसान भाई नहीं करते। होता क्या है कि जो हमने जो नाइट्रोजन ज़्यादा दे दिया, नाइट्रोजन से पौधे लेते हैं, हरापन ज़्यादा आ जाता है, उसके अंदर रस की मात्रा ज़्यादा, सकुलेंट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इंसेक्ट का प्रकोप ज़्यादा होता है। इंसेक्ट का प्रकोप होगा, साथ साथ उसके साथ बीमारियां भी आ जाएंगी। आजकल हम देखते हैं एफिड, गेहूं की फसल में एफिड भी का प्रकोप बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको संतुलित खादों का, उर्वरकों का प्रयोग करके आप नियंत्रित कर सकते हैं। और कभी भी यूरिया की ज़्यादा मात्रा न प्रयोग करें, क्योंकि यूरिया अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपकी जो बीज की फसल, हमारा बीज की फसल, देखिए एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जो प्रमाणीकरण के जो मानक हैं, जो बीज प्रमाणीकरण संस्था के लोग, इंस्पेक्टर लोग आते हैं, अगर आपकी जो फसल 1 एकड़ में लगी हुई है और 1 एकड़ में अगर मान लो आधा एकड़ से ज़्यादा अगर गिर जाती है, बिछ जाती है, तो उसको वो प्रमाणीकरण वाले उसको पूरी फसल को रिजेक्ट कर देते, बीज के लिए उसे नहीं लेते। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि खाद की मात्रा भी जो बिल्कुल संतुलित मात्रा में देना है। उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने के लिए सिंचाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर 20 से 25 दिनों के अंदर सिंचाई नहीं की गई तो फसल के उत्पादकता में काफी कमी आ जाती है और बीज की गुणवत्ता इससे प्रभावित होती है। इसलिए किसान भाइयों को यह ज्ञात होना चाहिए कि फसल के किन किन अवस्थाओं में सिंचाई देने की आवश्यकता है। जब सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई, जो पहली सिंचाई अगर गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 और 25 दिन के बीच में ही जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उस टाइम पे क्या है, जो बीज की फसल में जो जिनको हम क्राउन रूट इनिशिएशन, मतलब जो जड़ें हैं, जो प्राथमिकी जड़ें निकलती हैं, वो पौधे को स्थायित्व प्रदान करती हैं, वही पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। इसलिए वो उस स्थिति पर, उस स्टेज पर उसमें सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा आपका क्या होगा कि उससे उपज विभिन्न प्रयोगों के द्वारा ये बिल्कुल निर्धारित हो चुका है, अगर 20 और 25 दिन के बीच में सिंचाई नहीं करते हैं तो उपज में एकदम बहुत भारी गिरावट होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। साथ ही साथ जब फसल में हमारी में दूध, जब दाना में दूध बनता, उस टाइम पर पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी देनी है, क्योंकि ये भी एक क्रांतिक अवस्था है। और उस टाइम पे अगर आपने पानी की कमी होने दी तो बीज की गुणवत्ता, दाने का भार और कई बार दानों की संख्या भी कम हो जाती है। इसलिए ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको उस स्थिति पर, और जो हमने बताई जो 20 और 25 दिन की स्थिति पर आपको पानी का व्यवस्था ज़रूर करनी है। और साथ ही साथ जब कटाई से पहले जो आप किसान भाई अंतिम सिंचाई जब करते हैं तो उसमें ये सावधानी रखनी है, कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना है गेहूं की फसल में, क्योंकि ज़्यादा पानी दे देंगे तो फसल गिरने की संभावना होती है। और जब हवा चल रही हो तो पानी बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि हवा चलते समय पर फसल गिरने का संभावना होती है, लौटने की संभावना होती है। इसलिए उस टाइम को जो आपको बचाना है, तो किसान भाइयों को ये भी ध्यान देना है कि आपकी फसल में जो खरपतवार हैं, खरपतवारों के पौधे ना उगने पाएँ। देखिए, खरपतवारों के पौधे कई फसलों के लिए कुछ आपत्तिजनक खरपतवार हैं। जैसे गेहूं की फसल में अगर हम कहें तो हिरणखुरी है, जई है, ये बहुत ऐसे पौधे हैं जिनका फसल में पाया जाना आपत्तिजनक है। हिरणखुरी एक जो गेहूं के पौधे पर लपेट के एक दाना, एक बेल टाइप का खरपतवार है, और उसको आपको फसल में नहीं होने देना है। वो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। और जो जई, जंगली जई है या गेहूं का मामा है, ये जो गेहूं कुल के ही हैं, इनका नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, जो 20 और 25 दिन के अंतराल पे जब सिंचाई कर देते हैं, उसके 7 दिन के बाद, जब सिंचाई करी मान लीजिए आज, तो आज के 7 दिन के बाद आप क्या करें कि 1.5 किलो आप ले लें आइसोप्रोट्रान। और आइसोप्रोट्रान लेकर के अगर आप चाहें तो अलग अलग छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो दोनों दवाओं को एक साथ मिला लें। जैसे 2,4-D 300 से 400 जो ml है उसको मिला लें,
और ये 1.5 किलो है आइसोप्रोटेरॉन। इन दोनों को एक साथ मिला सकते हैं और दोनों का आप मिश्रण बना करके आप जो अपनी फसल है जब 20-25 दिन की जो 20-25 दिन वाली 1 महीने की होगी उस समय आप इसको छिड़काव कर देंगे तो आपका क्या होगा, गेहूं का मामा भी ख़त्म हो जाएगा, जई भी ख़त्म हो जाएगी और साथ साथ जो चौड़ी पत्ती वाले जैसे बथुआ है, पालक है और हमने कहा हिरनखुरी, ये दोनों खरपतवार आपके ख़त्म हो जाएंगे और इससे आपकी फसल है वो अच्छी रहेगी। देखिए ये खरपतवारों का इसलिए ही नहीं कि बीज के ये आपत्तिजनक हैं। देखिए जो ये खरपतवारों के पौधे हैं ये वे पौधे होते हैं जो हमारी जो फसल है उसके साथ में पानी के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए ये प्रतियोगिता करते हैं और हम खाद डालते हैं या उर्वरक डालते हैं वो हम डालते हैं अपनी फसल के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हमारे पौधों को नहीं मिलने देते और खुद ले लेते हैं। इस साथ ही साथ ये क्या करते हैं, बीमारियों के, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे हमारी जो फसल में हानि होती है और पैदावार अंत में हमको कम प्राप्त होती है। इसलिए इनसे हमको फसल को सुरक्षित रखना। जब बीमारी कोई आपको दिखाई दे, जैसे मान लीजिए कभी फसल में आप देखते हैं कोई भी आपको बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो आपको अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो आपको अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कोई भी संस्थान हो या तो आपके ज़िले के जो कृषि अधिकारी हैं या प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर उनके यहाँ दिखाइए फट सीधे, और दिखा करके क्या करें, आप उसका जितनी जल्दी हो आप अपनी उस पर छिड़काव करें। जो फसल हैं, कई फसलें ऐसी हैं जिनमें रोगों का प्रकोप आज जैसे लग गया तो आप फट सीधे 3-4 दिनों में पूरी फसल को नुकसान कर दे। जैसे धान के जो फसल है उसमें बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट है, बहुत जल्दी पूरी फसल में नुकसान कर देता है। तो इस तरह से आपको ये सब आपको इनका नियंत्रित करना समय रहते, अन्यथा आपकी फसल में उपज में बहुत बड़ी हानि होगी। आप जो कटाई करें उस टाइम पे आपकी फसल में, बीज की फसल में कोई दूसरा मतलब दाना या दूसरा उसकी जो आनुवांशिक शुद्धता में कहीं ह्रास ना हो। तो आपको सावधानी ये बरतनी है कि जैसे मान लीजिए आप आजकल कंबाइन से कटाई करते हैं तो कंबाइन की सही ढंग से सफाई करवाएं, पहले 10-15 मिनट तक कंबाइन को खाली चलवाएं और उसके जो टैंक है या उसका जो कन्वेयर बेल्ट है, कटर बार है, उसको सही ढंग से साफ़ करके जहाँ से बीज निकलता है उस जगह के नट बोल्ट लगे रहते हैं उनको खोल करके आप साफ़ कर लें अच्छी ढंग से। फिर आप अपने खेत में क्या करें, 25-30 मीटर तक गेहूँ कटवाएँ और उसको अपने खाने के लिए रख लें। और जिसमें जैसे मान लीजिए हर एक परिवार में खाने के लिए तो गेहूं की आवश्यकता होती है तो उसको खाने के लिए रख लें और उसके बाद फिर बीज फसल की आप कटाई करें। और इसी तरह से थ्रेसर अगर प्रयोग करते हैं तो थ्रेसर को भी थोड़ा सा पहले 2-4 बोझे उसमें डाल के और उसको पहले काट लें, अपने खाने के लिए थ्रेस कर लें, फिर उसको अलग रख लें, उसके बाद में फिर बीज को थ्रेसिंग करें। तो इस तरह से आपकी जो बीज की आनुवंशिक शुद्धता वो बनी रही। साथ ही साथ अगर पुराने बोरे प्रयोग कर रहे हैं तो पुराने बोरों को क्या करें, अगर गर्म पानी कर लें, खौलते हुए पानी में बोरे को उपचारित कर लें, फिर सुखा लें, फिर उसमें बोरों में गेहूं को रखें। और या फिर नए बोरे प्रयोग कर रहे हैं तो उसको नए बोरों में प्रयोग करें। और जब गेहूँ आप कटाई करते हैं तो कटाई करने के बाद उसको सबसे पहले तुरंत बोरों में नहीं भरें, उसको सुखाएँ पहले जा कर सुखाएँ, क्योंकि उसमें नमी का प्रतिशत अगर ज़्यादा है तो उससे बीज की आनुवंशिक शुद्धता खराब हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, उसको सुखाना है और सुखा करके तब बोरों में भरना है। तो इससे क्या होगा, उसमें जो हमारा देखिए एक चीज़ और भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब बीज में नमी का प्रतिशत, अगर ये गेहूं के जो बीज है उसमें कम से कम 12% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही 14% हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा बीज है वो उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही 14 से 16% के बीच गया तो उसमें फंगस और आ जाता है, काला हो जाएगा। तो इससे हमारा बीज की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको ये बचाव करना है। और बोरों में जब भर लिया आपने, रख दिया, और रखने के बाद जब भंडारण आप कर रहे हैं तो भंडारण के समय पर भी आपको सावधानी रखनी है कि कहाँ पर आप रख रहे हैं, किस जगह पर रख रहे हैं। जिसमें जो कमरा जहाँ पर है, देखिए पुराने ज़माने में क्या करते थे, जहाँ पर गेहूँ का कोठार होता था, जहाँ भंडारण करते थे, तो हमारे घरों की महिलाएं क्या करती थी, उसको गोबर से लीप देती थी। गोबर भी एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता था, वो सब कीड़ों के अंडे हुए, उनके लार्वा हुए, सबको मार देता था। लेकिन आजकल तो पक्के मकान हैं, तो पक्के मकानों गोबर से तो लीप नहीं सकते। इसलिए क्या करें कि उसमें भंडारण करने से पहले चूने के आप करवा दें और उसको अच्छे ढंग से सुखा दें कमरे को, तब उसमें भंडारण करें।
और जब भी बीज को रखें तो ज़मीन पे न रखें, डायरेक्ट जो सरफेस पे न रखें। क्या करें, उस पर लकड़ी के तख्ते लगा लें, ईंटों पे उठा करके एक 6-7 सेंटीमीटर इंच ऊपर, और उस पर तब बोरों को रखें, जिससे नमी नीचे से बोरों में ना आने पाए। और अगर भंडारण में मान लीजिए आपको लगता है कि कीटों का प्रकोप बरसात के दिनों में होने की संभावना है, तो आप जैसे 10 कुंटल के लिए एक 12 ग्राम की एक टिकिया आती है सल्फास की, एक सल्फास का आजकल टिकिया का लोग दुरुपयोग करते हैं, तो इसका पौच भी आता है, उसको आप सही ढंग से मतलब कवर करके पॉलीथीन से, या कमरा अगर आपका एयर टाइट है उसको चारों तरफ से रोशनदान वगैरह सब बंद करके उसमें वो सल्फास का पौच रख सकते हैं, या फिर डेल्टा मैथ्रीन का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बीज को कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं। और इस तरह का बीज अगर आपने पैदा कर लिया, आपके पास है, तो बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट बीज कंपनियां हैं, वो आपसे ख़रीदने के लिए तैयार रहती हैं, और निश्चित रूप से वो आपको 100-150 रुपये प्रति कुंटल आपको ज़्यादा देने के लिए तैयार है। बीज आपने जो पैदा किया, अगर आप उसका व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको जो पंजीकरण वाला मैंने प्रक्रिया बताई थी, आप उसका पंजीकरण कराएं राज्य के बीज प्रमाणीकरण संस्था के यहाँ पर जा कर के। वो लोग आपको फसल में 2 बार, गेहूं की फसल में 2 बार निरीक्षण करने आएंगे, एक बार फूल आने से पहले, एक बार कटाई से पहले, और वो आपकी फसल का जो उत्पाद है उसका आप जब काटने के बाद जो जितना बीज पैदा हुआ, आप उसको वहाँ उनके सर्टिफिकेशन वालों को बताएं जाके कि हमारे पास इतना पैदा हुआ है साहब, और इसको हम प्रसंस्करण, इसका प्रसंस्करण किसी जो पंजीकृत जो प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पर कराएंगे, और इसका तो वो आपको जो प्रोसेसिंग के बाद जो टैग वगैरह देते हैं, लेबल देते हैं, उसकी फ़ीस जमा करा लेंगे, वो आपको टैग देंगे। और अपने जब प्रोसेस हो जाएगा आपका बीज, तो आपके यहाँ से सैंपल भर के ले जाएंगे, वो अंकुरण क्षमता उसकी टेस्ट करके, भौतिक शुद्धता टेस्ट करके, और उसमें इंसेक्ट और मॉइस्चर सब टेस्ट करके आपको उसकी रिपोर्ट देंगे और आपको टैग देंगे। और आप उस तरह से आप बीज को अपना बोरों में भर के अपने नाम से, अपने जो भी नाम चाहें उससे आप जो कंपनी बना करके उससे आप बीज बेच सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये सब काम करने से पहले आपको क्या करना है, एक जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके आपको बीज व्यवसाय शुरू करने का या बीज बेचने का आपको एक लाइसेंस लेना है, जिसकी फ़ीस अलग अलग राज्यों में 50 या 100 रुपये होती है। आप जाके संपर्क करें उनसे, और वहाँ से आपको वो लाइसेंस मिल जाएगा। वो थोड़ी जानकारी आपसे मांगेंगे कि साहब आप कहाँ पर शुरू करेंगे, आपके पास जो ज़मीन आपकी है, आपने किराए पे ली है, किराए पे ली है तो आपसे एक एफिडेविट मांगेंगे 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, और इसके बाद में आप वो उनके सारे पेपर आप दे देंगे, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, और वो 2-3 साल के लिए होता है, और उससे आप बीज व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ऐसा करके जो हमारे जो युवा बेरोज़गार जो भाई बहन हैं, वो एक बीज व्यवसाय का जो उद्योग की तरह एक आप अपना व्यवसाय में अपना सकते हैं, और अपना करके आप अपने, ना कि आप खुद को रोज़गार देंगे, उसके अपने साथ साथ आप 10-15 और लोगों को रोज़गार देंगे। और जो देश के विकास में, क्योंकि आज भी हमारे देश में जो बीज की जो रिप्लेसमेंट, जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो बहुत कम है, और उसकी बीज की आपूर्ति अभी भी नहीं हो पाती है। तो एक गुणवत्ता बीज अगर आप पैदा करते हैं, तो इससे आप सीधे रूप पर आप जो हमारे देश की जो खाद्यान्न समस्या है उसके समाधान में आप योगदान कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपना तो मुनाफा कमाएंगे ही, साथ साथ जो आपके आजू बाजू में जो भी हमारे जो बेरोज़गार भाई बहन हैं उनको भी रोज़गार दे करके आप उनकी भी रोजी रोटी आप चला सकते हैं, और इस तरह से आप एक सफल बीज उत्पादक बन सकते हैं।